हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की कहानी है नवी मुंबई की। तो बात है साल 2022 की। उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने के सेक्टर 19 में रहा करती थी। उर्वशी की उम्र 27 साल थी और वह राजस्थान के बूंदी जिले के दयानंद कॉलोनी की मूल निवासी थी। पिछले 7 सालों से वह अपने भाइयों के साथ नवी मुंबई में रह रही थी। उर्वशी मुंबई के सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर के रूप में काम करती थी और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। उसके पास खुद की एक बलेनो कार भी थी। अब तारीख थी 13 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 9:30 को उर्वशी अपनी बलेनो कार से काम पर जाने के लिए सोना रेस्टोरेंट में जाती है। लेकिन उस दिन उर्वशी की कार का चालक उसका दोस्त रियाज खान था। रियाज ने उर्वशी को रेस्टोरेंट में ड्रॉप किया और फिर गाड़ी लेकर चला गया। शाम को अंधेरे के बाद रियाज उर्वशी के घर वापस लौटता है और उर्वशी के भाई पारस से कहता है कि उसे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वह कॉफी पीना चाहता है। पारस ने रियाज को कॉफी बनाकर दी। कॉफी पीने के बाद रियाज वहां से चला जाता है। लेकिन पारस अपनी बहन उर्वशी का कॉल आने का इंतजार कर रहा था। वैसे हर दिन शाम को लगभग 5 बजे उर्वशी अपने भाई को कॉल करती थी और बताती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, जिसके बाद पारस उसे लेने जाता था। कभी कभी रियाज भी उसे लेने जाता था। लेकिन 13 दिसंबर की शाम को उर्वशी का कॉल नहीं आता है। समय बीतता गया लेकिन उर्वशी घर नहीं लौटी। जब पारस ने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उर्वशी के जीजा मुंबई में ही रहते थे और जब उसके भाई पारस को यह जानकारी मिली कि उर्वशी अभी तक घर नहीं लौटी है तो उसने तुरंत अपने जीजा को फोन करता है। यह सुनकर उर्वशी के जीजा तुरंत पारस के पास पहुंच जाता है। इसके बाद पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज को भी फोन किया और उर्वशी के लापता होने की खबर सुनकर रियाज भी घबरा गया। फिर सभी लोग उर्वशी की तलाश में जुट गए। इसी बीच 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका के कुछ लोग धवानी गांव के पास गाढ़ी नदी पुल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि पुल के नीचे पिलर के पास एक लाश तैर रही थी। उन्होंने तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी और कुछ समय बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब लाश को पानी से बाहर निकाला गया तो यह पता चला कि यह एक लड़की की लाश है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के बीच थी। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके के लोगों से पूछताछ की, यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई उस लड़की को पहचानता तो नहीं। हालांकि लड़की का चेहरा साफ था, लेकिन इलाके के लोग उसे पहचान नहीं पाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़की उस इलाके की निवासी नहीं है। पुलिस ने अनुमान लगाया कि लड़की की लाश या तो पानी में तैरते हुए वहां तक पहुंची थी या फिर किसी ने उसे लाकर पानी में फेंक दिया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी मौत पानी में डूबने से हुई हो, लेकिन जब पुलिस ने शव की गहनता से जांच की तो लड़की की गर्दन पर कुछ गहरे निशान मिले, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उसकी हत्या गला घोंट कर की गई थी। शुरुआती जांच के बाद पनवेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। लेकिन एक अजीब स्थिति यह थी कि लड़की के पास से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। ना तो कोई पर्स था, ना कोई पहचान पत्र और ना ही कोई गहने। इस कारण पुलिस के लिए यह पहचान पाना बेहद मुश्किल हो गया कि यह लाश किसकी है। हालांकि एक चीज मिली थी, वह थी उसके एक पैर में पहना हुआ एक सैंडल। यह एकमात्र सुराग था जो शायद पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता था। मामला जटिल होने के कारण पनवेल पुलिस ने केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले आसपास के सभी पुलिस थानों और चौकियों से संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि पिछले 24 घंटों में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई हो या आने वाले 20 घंटों में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाने वाली हो तो उसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को दी जाए। जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला, वह था लड़की के पैर में पहना हुआ एक सैंडल। इस सैंडल से पुलिस ने अपनी जांच की दिशा तय की। यह सैंडल ज्यादा पुराना नहीं था, जिससे यह साफ हुआ कि इसे कुछ ही दिन पहले खरीदा गया था। खास बात यह थी कि इस सैंडल पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी अंकित था, जिससे पुलिस को आगे की जांच करने में मदद मिली। क्राइम ब्रांच ने कंपनी की जानकारी इकट्ठा की और पाया कि यह सैंडल एक स्थानीय फुटवेयर कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। हालांकि समस्या यह थी कि ऐसे सैंडल की बिक्री करने वाली दुकानें शहर में हजारों थी।
और लाखों लोग रोजाना ऐसे सैंडल्स खरीदते होंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस कंपनी से संपर्क किया और जानकारी प्राप्त की कि 13 दिसंबर के आसपास उस तरह के सैंडल्स को किन किन दुकानों ने ऑर्डर किया था। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि उस समय कंपनी ने सिर्फ 3 दुकानों को वह सैंडल डिलीवर किया था। यह दुकानें मुंबई, पनवेल और वसई में थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन तीनों दुकानों पर अपनी टीम भेजी और वहां लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या वह लड़की कुछ दिन पहले इनमें से किसी दुकान पर उस तरह के सैंडल खरीदने आई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को मुंबई और वसई की दुकानों से खास जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन पनवेल में स्थित एक शॉप पर काम करने वाले एक लड़के ने उस लड़की की तस्वीर और सैंडल को पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने कुछ दिन पहले ऐसे ही कई सैंडल बेचे थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का निर्णय लिया। घंटों की जांच के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में वह लड़की सैंडल खरीदते हुए दिखाई देती है और वह फुटेज 6 दिसंबर 2022 की थी। उस दिन लड़की एक लड़के के साथ शॉप पर आई थी। इसके बाद पुलिस ने 6 दिसंबर के बिल बुक की जांच की और पता चला कि लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव है, जो नवी मुंबई की रहने वाली है। अब पुलिस को लड़की का नाम तो मिल गया था, लेकिन सवाल यह था कि 14 दिसंबर को उर्वशी के साथ क्या हुआ और वह लड़का कौन था जो उस दिन सीसीटीवी में नजर आया था। जब पुलिस ने उस फुटेज को और ध्यान से देखा तो पता चला कि वह लड़का बॉडी बिल्डर था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी जिम्स की लिस्ट तैयार करती है और उस लड़के की तस्वीर भी निकाली। फिर पुलिस ने सभी जिम्स में पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस ने उस लड़के को ढूंढने के लिए जिम्स के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, यह उम्मीद करते हुए कि वह लड़का कहीं जिम में वर्कआउट करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद क्राइम ब्रांच पुलिस को उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर 17 दिसंबर 2022 की रात को नरुल थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यह रिपोर्ट पारस वैष्णव ने दर्ज कराई थी और यह रिपोर्ट उर्वशी वैष्णव के गायब होने के बारे में थी। पुलिस ने तुरंत से संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। जैसे ही पारस थाने पहुंचा, पुलिस ने उसे शव दिखाया। पारस को शव देखकर गहरा आघात हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा, दीदी दीदी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि शव उर्वशी का ही था। खबर मिलते ही उर्वशी का चचेरा भाई जितेंद्र और जीजा भी थाने पहुंच गए। अब सवाल था कि वह लड़का जो सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी के साथ दिखाई दे रहा था कौन था। पुलिस ने उर्वशी के भाइयों और जीजा को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह लड़का उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस ने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को जब उर्वशी घर नहीं पहुंची थी तो उसने रियाज खान से फोन पर पूछा था, तो रियाज ने कहा कि उसे उर्वशी के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद 14 दिसंबर को पारस ने अपनी बहन उर्वशी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने उनसे यह पूछा कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या किसी पर शक है, तो पारस ने कहा कि उसे रियाज खान पर शक है, क्योंकि उर्वशी उस दिन रियाज के साथ गई थी जब वह गायब हुई। इसके बाद पुलिस ने रियाज खान की तलाश शुरू की। जांच करने पर पता चला कि रियाज पास के एक जिम में ट्रेनर था। पुलिस तुरंत उस जिम में पहुंची, लेकिन रियाज वहां नहीं था। इसके बाद पुलिस ने जिम के मालिक से रियाज का घर का पता लिया और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां भी रियाज मौजूद नहीं था। हालांकि पुलिस को रियाज की पत्नी और बेटी मिल गई। रियाज की पत्नी ने बताया कि वह कई दिनों से गायब है और जब उसने रियाज को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। अब पुलिस को रियाज खान पर शक और मजबूत हो गया था, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वह इतने दिनों तक घर से गायब क्यों है। इस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने रियाज को पकड़ने के लिए उसके जिम के आसपास जाल बिछाया और जैसे ही रियाज वर्कआउट के बाद जिम से बाहर निकला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रियाज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली और उसकी लोकेशन चेक की। कॉल डिटेल्स से पता चला कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रियाज ने एक खास नंबर पर कई बार बात की थी और जब उस नंबर की जांच की गई तो वह इमरान शेख का था। पुलिस ने तुरंत इमरान के घर पर छापा मारा और सौभाग्यवश इमरान घर पर ही था। इमरान को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और उसकी लोकेशन चेक करने पर यह पता चला कि 13 से 14 दिसंबर के बीच रियाज और इमरान की लोकेशन एक ही थी। सबसे अहम बात यह थी कि उसी समय उर्वशी के लोकेशन भी उन दोनों के साथ थी।
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 13 और 14 दिसंबर के बीच रियाज, इमरान और उर्वशी तीनों एक साथ थे। इसी बीच उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह जानकारी मिली कि उर्वशी की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। उसकी गर्दन पर रस्सी या दुपट्टे के निशान थे, जो यह दर्शाते थे कि पहले उसका गला घोटा गया था। हालांकि उर्वशी ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई थी, लेकिन उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। इसके बाद उसे पानी में फेंक दिया गया था। अब पुलिस ने इमरान और रियाज से पूछताछ शुरू की, लेकिन वे दोनों शुरू में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वे जल्द ही टूट गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि 13 दिसंबर 2022 को रियाज ने उर्वशी को उसकी बलेनो कार से रेस्टोरेंट बार में जवाइन करने के लिए छोड़ा था। इसके बाद रियाज पूरे दिन अपने दोस्त इमरान के साथ समय बिताता रहा और इस दौरान दोनों ने मिलकर उर्वशी को मारने का साजिश रची। शाम के समय रियाज उर्वशी को पिक करने के लिए सोना रेस्टोरेंट बार जाता है, जहां उर्वशी काम करती थी। उस समय रियाज गाड़ी चला रहा था और वह उर्वशी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद रियाज उसे कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और उर्वशी उनके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन रास्ते में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे इमरान ने एक रस्सी से उर्वशी का गला घूंट दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इमरान और रियाज पनवेल तालुका की गाढ़ी नदी के पास पहुंचे। वहां दोनों ने पुल पर खड़े होकर उर्वशी के शव को नदी में फेंक दिया और फिर फरार हो गए। इसके बाद इमरान रास्ते में उतरकर अपने घर चला गया, जबकि रियाज उर्वशी की गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचा। वहां उसने गाड़ी पार्क की और फिर अपनी बुलेट लेकर वहां से निकल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि रियाज और इमरान ने उर्वशी को क्यों मारा था। पूछताछ में रियाज ने पुलिस को बताया कि उसकी और उर्वशी की मुलाकात इस घटना से करीब 7 महीने पहले उस रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां उर्वशी वेटर का काम करती थी। दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। उर्वशी रियाज से बेहद प्यार करने लगी थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। हालांकि रियाज ने उर्वशी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने यह बात छिपाई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। असल में रियाज उर्वशी से शादी करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उर्वशी को यह पता चल गया कि रियाज पहले से शादीशुदा है। रियाज ने पुलिस को बताया कि इस बात का पता चलने के बाद उर्वशी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगी। उर्वशी ने रियाज से कहा कि या तो वह उससे शादी करेगा या फिर वह उसके खिलाफ शिकायत कर देगी। रियाज ने बताया कि इसी धमकी के कारण ही उसने उर्वशी से शादी करने का वादा किया था। हालांकि वह इस वादे से बहुत परेशान हो गया था। इसी दौरान उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र से भी कराई, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि रियाज उसका बॉयफ्रेंड है। उसने अपने भाइयों से कहा कि रियाज सिर्फ उसका दोस्त है। हालांकि उर्वशी के भाइयों को कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि उर्वशी रियाज से बहुत प्यार करती है और यह वही का था। दिसंबर 2022 में उर्वशी ने रियाज को साथ लेकर राजस्थान के बूंदी जिले में अपने गांव एक शादी में भी भाग लिया था। शादी से लौटने के बाद उर्वशी ने रियाज पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अब रियाज मुश्किल में था, क्योंकि ना तो वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकता था और ना ही उर्वशी के साथ विवाह करना चाहता था। उसने विचार किया कि इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उर्वशी का हत्या करना है। इस योजना में रियाज अपने दोस्त इमरान को भी शामिल कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक भयानक योजना बनाते हैं। रियाज ने इमरान को इस काम के लिए 50,000 भी अग्रिम दिए। उसने सोचा कि अगर उर्वशी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया जाए तो यह पानी में बहकर कहीं दूर चली जाएगी। रियाज और इमरान का सोचना था कि उर्वशी की लाश को नदी में फेंक देने से उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि उर्वशी का शव नदी के पिलर में फंस गया था और कुछ लोगों ने उसे देख लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और सब कुछ उजागर कर दिया। पुलिस ने दोनों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार की और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
लेकिन साल 2023 के सितंबर महीने में रियाज और इमरान को बेल मिल गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े अपराध के बाद भी उन्हें बेल कैसे मिली। दरअसल उनके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत या गवाह नहीं था जिसने यह देखा हो कि रियाज उर्वशी के शव को नदी में फेंकते हुए या दोनों को एक साथ जाते हुए देखा हो। इस वजह से सबूतों की कमी के कारण दोनों को बेल मिल गई थी। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें सजा भी मिले। उर्वशी की यह दर्दनाक कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब इसे तोड़ा जाता है तो इसके घाव कभी नहीं भरते। प्यार किसी का हक छीनने या किसी की जिंदगी खत्म करने का बहाना नहीं हो सकता। एक औरत का दिल जीतना आसान हो सकता है, लेकिन उसके सपनों और भरोसे की कदर करना ही सच्चा प्यार है। समाज को चाहिए कि वह महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से ले और न्याय को इतना मजबूत बनाए कि कोई गुनहगार बच न सके। उर्वशी तो चली गई, लेकिन उसकी कहानी हमें जागरूक रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की सीख दे गई।